today we have privilege that Ashish Somaya sir has joined us today from White Oak Capital, and it's our great privilege that you came down to VCare at Anand, and इस छोटे सिटी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टुडे आई वुड लव टू आस्क फ्यू क्वेश्चन सर, जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स आज के दिन में काफ़ी कंफ्यूज है एंड दे आर हैविंग सम फोमो इफेक्ट कि अभी गोल्ड नहीं लिया और हमारे रिटर्न्स नहीं बने हैं, सिल्वर नहीं लिया और हमारे रिटर्न्स नहीं बने हैं। तो आपकी क्या राय है इस फोमो इफेक्ट के ऊपर, और इन इन्वेस्टर्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे सर? देखिए दो चीज़ें, एक तो पहली बात जैसे अंग्रेजी प्रोवर्ब या एस्केपिलिटी एग्जांपल आप ले लीजिए, जिससे यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल ईट। मतलब हम किसी का शिकार करने नहीं निकलते हैं, यहाँ पे इलीगल भी है, लेकिन अगर आप इसको प्योरली एग्जाम्पल के तौर पे ले कि अगर आपको खरगोश का शिकार करना है तो आपको निशाना वहाँ पे बांधना पड़ेगा जिस तरफ शायद खरगोश दौड़ सकता है। अगर आज आपका मन कर रहा है कि आप गोल्ड खरीदे, सिल्वर खरीद लिए, तो आप वहाँ पे निशाना बांध कर यहाँ पे खरगोश शायद 2 साल पहले था करीब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गोल्ड का दाम ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप डॉलर में देखें 2000 से ये 4000, रुपया में देखें तो लगभग 55-60 हज़ार से लेकर के 1,25,000 नहीं भाई, इतनी सारी बड़ी मूवमेंट। ये जब तक यूएस का डॉलर, यूएस की इकोनॉमी, ये एआई का मॉडल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जब तक ये ऊंच नीच और टर्बुलेंस है, तब तक न्यूज़ में सेफ एसेट्स लाइक डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ये सब तब तक न्यूज़ में रहेगा। शायद और 3-6 महीना ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन जो बड़ा मूवमेंट है वो ऑलरेडी चला। तो शायद भारी मात्रा में गोल्ड या सिल्वर का एलोकेशन करना तब होता है जब हमने 2-2.5 साल पहले मल्टी एसेट फंड का, दूसरे एएमसीज ने भी कोई गोल्ड सिल्वर के बारे में बात किया, तो तब अगर करते तो फ़ायदा होता। आज अगर करेंगे ठीक है और 3-6 महीना न्यूज़ में रहेगा, लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टर है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अल्टीमेटली एक लॉन्ग इक्विटी पोर्टफोलियो को कुछ भी चीज़ बीट नहीं करेगी। और जब सबको गोल्ड लेने का मन कर रहा है, 1 साल से इक्विटी का रिटर्न 0 है, 1 साल इक्विटी का मार्केट अगर नहीं चलता है तो अपने आप 12 से 15% सस्ता हो जाता है, क्योंकि ब्याज दर नीचे आ रहा है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया। तो जो चीज़ सबको लेने का मन करता है, वो लेने का सही तरीका नहीं रहेगा। आप वहाँ देखिए जहाँ कोई नहीं देख रहा है। ऑसम। तो सर ने इनडायरेक्टली बता दिया कि अभी रैबिट किस तरफ दौड़ रहा है और कौन सी जगह पे राइट एसेट एलोकेशन करने की ज़रूरत है। सर इसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये भी डायलेमा है कि आज यूएस में प्रॉब्लम्स बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे अभी ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे उनके लोगों को ही पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो वापस महंगाई के ऊपर उनको इश्यूज आएंगे, वापस जॉब के इश्यूज दिख रहे हैं, तो यूएस शायद थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। अब वो अगर स्लो डाउन होता है तो उसकी इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगी, और उसके साथ साथ जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, क्या वो अप्रिशिएट हो सकता है या रुपी विल रिमेन एट दिस पोजीशन ओनली, और उसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारे मार्केट के ऊपर कितनी आएगी, वो एक आपका थॉट चाहिए था सर। काफ़ी सारे एंगल्स है, हम जो बच्चे कुछ में काफ़ी लेयर्स है। फर्स्ट थिंग इज दैट यूएस इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ये जब ये ट्रम्प साहब आए और जब ये सबकी बात स्टार्ट हुई कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे, दूसरे कंट्रीज हमको बेच के जा रहे हैं, लेकिन हार से कुछ नहीं कहे हुए हैं, अनफेयर ट्रेड हो रहा है, अमेरिका की वजह से दूसरे लोग हायर आउट है, ऐसी चीज़ें कहाँ से आए? सो बेसिकली दे आर टू प्रॉब्लम्स, एक इनके सब पे कर्जा बहुत है, और दूसरा उनकी डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जितना पैसा आता नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा कर देते, कर्जा ले लेके खर्चा कर दी। और दूसरा ट्रेड डेफिसिट, ये एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं गुड्स एंड गुड्स में, सॉफ्टवेयर वगैरह तो एक्सपोर्ट करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ये सब ये लोग एक्सपोर्ट, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। ये ट्रेड डेफिसिट, इसको डेफिसिट ये इनका अब क्या है कि समझिए कि डॉलर में भारी डेप्रिसिएशन, भाई डॉलर में भारी डेप्रिसिएशन हुआ तो जो लेंडर है उसका नुकसान है ना, क्योंकि अमेरिका तो उनको बोला कि भाई हम तुमको $100 देंगे, जो $100 देंगे बोला ना, ये थोड़ी बोला कि वो $100 मल्टीप्लाई 891 या 8 यूरो देंगे, राइट। सो अमेरिका का करेंसी डेप्रिशिएट होना वो उनके जो लेंडर्स है उनका येंदा का नुकसान है। दूसरा चीज
अगर उन लोग की आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आती है, कंजम्पशन स्लो होएगा तो डेफिसिट कम होगा उनका। अगर टैरिफ लगाते हैं, चीज़ें महंगी होगी, उससे भी कंजम्पशन स्लो हो रहा है, उससे भी डेफिसिट उनका कम रहेगा। ट्रम्प साहब जो जिन लोगों ने उनको वोट दे के जिताया, उसको ट्रम्प साहब ये तो नहीं बोल सकते ना कि भी मैं चाहता हूँ कि आप कंजम्पशन कम करो इसलिए तुमको मैं टैरिफ लगाऊंगा। भैया आपने सही बोला, टैरिफ तो उससे कंज्यूमर पर लग रहे हैं, लेकिन वो धमकी बाकी सबको दे रहे। तीसरा चीज आपने बोला कि ये तब टैरिफ वगैरह लगाने पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन आप देखो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्फ्लेशन ऊपर जाने के बावजूद वो ड्रग के फेड में इंटरेस्ट रेट काटना चाहिए, तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कि भाई इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से भी कम हो गया। सही बात, मतलब कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गया। अरे तो उससे भी तो लेंडर का या लेंडर का ही नुकसान है। तो सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें यूएस का फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को ठीक करने के लिए ही किया ना है, बट इनडायरेक्टली किया गया। तो उनका अप्रोच तो उनकी इकोनॉमी को सही करना ही है। सही, अगर अपने हित में काम कर रहे हैं, अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, इनडायरेक्ट है, वो भाषण बाहर दे रहे हैं लेकिन ठीक तो अपना कंट्री को ही। अलग आप देखेंगे अपने वजह से रुपये और यूएस, तो कायदे से तो रुपया इतना नहीं गिरना चाहिए था, और रुपया वैसे बहुत ज़्यादा गिरा भी गई, क्योंकि अब देखिए जैसे 2013 में रुपया 69 का था, अब वहाँ से 12-13 साल निकल गए लो 69 का, तो 12-13 साल में अगर 30% से भी कम डेप्रिशिएट हुआ है कि हमेशा हाई पॉइंट टू हाई पॉइंट देखो, लो पॉइंट टू लो पॉइंट देखो। तो पिछले थोड़े साल में जब सबसे ज़्यादा रुपये में गिरावट आई थी वो अगस्त 2013 में आई थी, तो गंदे से गंदे समय में इंडिया जब FI वगैरह बन गया, गंदे से गंदे समय में रुपया 69 था 12 साल पहले, तो 69 का वो 88। So in last 12 years from low point to low point, 12 years you depreciated by less than enough. एवरेज CAGR 2.5 आएगा, बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन थे। बट ये जब यूएस का डॉलर गिरा है तब उसके साथ अपना करेंसी क्यों गिरा है, उसका सेंटिमेंटल रीज़न हो सकता है कि भाई वो H1B वीज़ा नहीं चलेगा तो ITITS में रेमिटेंस इसको क्या होगा। अगर इंडिया AI में, तो इंडिया बड़ा पार्टिसिपेंट नहीं है, सब परसेप्शन है कि AI की वजह से पैसा यूएस में लग रहा है, कनाडा में लग रहा है, ताइवान साउथ कोरिया में लग रहा है, तो इज इंडिया नेगेटिवली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ AI। ये सब सेंटिमेंटल और शॉर्ट टर्म कंसर्न्स की वजह से उबेगा थोड़ा परफॉर्मेंस वीक है। बट आई फील थोड़े लैग इफेक्ट के बाद अब क्या होगा, यूएस का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है AI, टॉप मार्केट भी AI पे डिपेंडेंट है, और इकोनॉमी को भी AI के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई। ये ज़्यादा तुम्हें समय तक चलेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी हैज टू स्लो डाउन एंड द मार्केट इज स्लो। ये जब होगा देन यू विल सी money, FI money coming to us and who also appreciating. Also, so जब स्लो डाउन आएगा तो दैट विल हेल्प अस और हमारी इकोनॉमी, राइट, सो FI विल ऐड मोर मनी टू इंडिया। और ये AI का जो हवा और बबल है अभी कि AI इज इम्पोर्टेंट, आने वाला 5-10 साल में AI का बहुत भारी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन सबको दो की चीज ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप 1999-2000 में जाते हैं तो इंटरनेट का टेक बबल था, लेकिन 99-2000 में शेयर बाजार में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट 99-2000 में हो गया, लेकिन हकीकत में इंटरनेट आपने और हमने कब यूज़ करना चालू किया, 10 साल बाद जब अपने फ़ोन में इंटरनेट है। क्या चीज़ 99-2000 में जब इंटरनेट का बबल आया, अब तो सबको क्या लगता था सिस्को में नेटवर्क के लिए किट बनाता है, ऑप्टिकल फाइबर वाले लोग, राउटर केबल बनाने वाले लोग, इनका फ़ायदा हो गया। अगर आपको 1999 में जब इंटरनेट का बबल आया था, तब अगर आपको कोई बोलता कि इंटरनेट का सही गिनर कोई ऐसा है जो आपके घर पे खाना पहुंचाता है या जो आपका पेमेंट प्रोसेस करता है, आप मानते ही नहीं। सही बात, आप बोलते रहे इंटरनेट लगेगा तो ऑप्टिकल फाइबर और राउटर और मॉडेम वगैरह बनाते हैं, उसका फायदा होगा, लेकिन फायदा किसका हुआ, किसका फायदा हुआ आपको पता नहीं बताऊंगी। सही बात। फिर अब देखो 2007 में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बूम आया, तो अभी हमारे पास 150 एयरपोर्ट है, सारे रास्ते बन गए, सारे पोर्ट्स बन गए, अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 में लग गया था, और हमने और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करना कब चालू किया, पिछले 5 साल में। तो अब AI में सेम चीज़ हो रहा है। AI में क्या हो रहा है, लोगों को लगता है कि AI का विनर कौन है, जो डेटा सेंटर बनाएगा, माइक्रोचिप्स बनाएगा, एनर्जी जनरेशन करेगा। मार्केट में AI हो गया, रियल वर्ल्ड में आगे जाके होगा, लेकिन उसका विनर कौन होगा वो आज हमको नहीं पता है। सही
हिस्ट्री ये बताती है कि जो उसके नट्स एंड बोल्ट्स लगाता है वो विनर नहीं होगा, जो उसको यूज करके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए रियल यूज केसेस लाता है वो एक्चुअल विनर होता है। आज हमको पता नहीं विनर को, अल्टीमेटली देयर मार्केट एंड देयर इकोनॉमी हैज cool off and the real uses of AI has to be still discovered by the world and then we will know the real winners, right? सो फाइनली सर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक कोई मैसेज देना चाहोगे फॉर द पीपल हु आर हैविंग एग्जिस्टिंग SIPs एज वेल एज स्टिल इज SIP हैज बिकम अ बूम, इज SIP हैज बिकम अ प्रोडक्ट या एक्सेप्टेंस सारे लेवल पे हमारे देश में आ गया है, लोगों को लग रहा है SIP काफ़ी हद तक एक्सेप्ट हो चुकी है, बट आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से आज के दिन में SIP जो इन्वेस्टर करना चाहता है तो वो उसके एपेटाइट के हिसाब से कर रहा है नहीं कर रहा है? तो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो लोगों के दिमाग में चल रहा है। जैसे PPF एक प्रोडक्ट था और आज भी है बट उसका एक्सेप्टेंस अभी कम हो गया है, सिमिलरली SIP का आज एक्सेप्टेंस है पर आगे जाके ये और बढ़ेगा या ये एक काफ़ी बड़ा लेवल होगा या इससे आगे हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे? आपको क्या लग रहा है सर? जस्ट मतलब अगर आप देखेंगे कि पहले लोग PPF करते थे कि मैं जब मेरा करियर चालू किया तो PPF तो 12 होता नहीं रहा, तो और तभी स्टॉक मार्केट का इतना डेवलपमेंट नहीं था, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन, तो पहले लोग PPF करते थे क्योंकि उसमें ब्याज ज़्यादा मिलता था, गवर्नमेंट प्रोडक्ट था, सिक्योर और सेफ था और सामने काफ़ी सारा डेवलपमेंट, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन ये सब नहीं था तो PPF करते थे। अब क्या हुआ है कि ब्याज से बहुत गिर गए, गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है 6.5% पे, राइट, PPF के रेट भी गिर गए, तो लोग बिजनेस 15-15 साल पैसा लॉकिंग कराएंगे और मिलेगा 7.8, 7.7, लिक्विडिटी नहीं है, तो डिजिटाइजेशन। अब क्या नया जनरेशन आ गया, स्टॉक मार्केट का सामने देखो पूरा रेगुलेशन, डिजिटाइजेशन, पूरा टेक्नोलॉजी, म्यूचुअल फंड का डेवलपमेंट, सब कुछ चेंज हो गया। स्टॉक मार्केट की लंबी हिस्ट्री हो गई, काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट बिल्कुल कायदे से चल रहा है, कोई रेगुलेटरी इश्यूज नहीं है, स्कैम्स नहीं, सारे रेगुलेशन टाइट हो चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स का 35 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बन गया। तो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते हैं। पहले हम लोग जिस तरह के खाना खाते थे हाथ से खाते थे, अभी हम लोग सब चॉपस्टिक से खाते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं, खाना तो खा रहे हैं तो लोग सेविंग तो कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बदल गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कैन चेंज because environment has changed, habits have changed, the type of investment on the type of food you are consuming that has changed. So SIP केवल एक इंस्ट्रूमेंट एक जरिया है और वो बेस्ट है क्योंकि आमतौर पे सबका एक मंथली इनकम है, अगर सही से काम करते हैं तो इनकम आपका एक्सपेंस से ज़्यादा रहेगा, कुछ पैसा बचेगा आपके पास, तो ज़्यादातर लोगों के पास मंथली पैसा बचता है। और दूसरा क्योंकि शेयर बाजार में लंबे अरसे में काफ़ी ऊँच नीच होती है लेकिन लंबे अरसे में बड़ा रिटर्न मिलता है, तो वो ऊँच नीच के ऊपर कवर अप करने के लिए एनीवे मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इज दी बेस्ट पे। आई थिंक इन द पॉसिबल फ्यूचर SIP इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। 10 साल के बाद कुछ नया आएंगे तो वो नया करेंगे, लेकिन फिलहाल तो द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, इंडिसेस। ऑसम। सो रिस्क मिटिगेट करने के लिए आज के दिन में SIP सबसे बढ़िया है। एंड फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो आने वाले 10 साल को नज़र में रखते हुए एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छा करेंगे या पैसिव? क्योंकि आजकल जब से पैसिव फंड्स आने शुरू हुए और US में पैसिव फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो लोग उसी को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान में भी। तो आपकी और क्या लग रहा है, अल्फा जनरेशन एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा और पैसा अच्छा कहाँ पे बनेगा? सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे होंगी एक्टिव वर्सेस पैसिव पे, लेकिन अभी आई मीन शॉर्ट बेसिकली कंसेप्ट क्या है पैसिव का कि भाई आप इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तो पूरा मार्केट इंडेक्स कवर कर लेगा और मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है चुनिंदा चीज़ों को लेकर के आप इंडेक्स से बेटर कर पाएंगे, ऐसा स्कोप नहीं है समझो। तो आप क्या बोल रहे हैं पैसे का कंसेप्ट कि मैं आप इंडेक्स ले हो क्योंकि इंडेक्स पूरा मार्केट कवर कर लेगा और ऐसा कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे कि आप इंडेक्स को आप परफॉर्म कर सकते। सो इंडेक्स इज कवरिंग द मार्केट एंड मार्केट इज कवरिंग द इकोनॉमी, राइट, दिस इज द कंसेप्ट। अमेरिका के लिए रेलिवेंट है, बढ़िया रहे क्योंकि अमेरिका में इंडेक्स में मार्केट कवर्ड। अच्छा, अरे में अगर अमेरिका को IPO आएगा तो उस पर
बायोटेक, ये सब चीज़ें IPO आएगा। अब इंडिया गए, क्या ये है कि इंडेक्स में पूरा मार्केट कवर है या पूरे मार्केट में इकोनॉमी कवर है? नहीं, और यहाँ पे अभी भी सेब, भुजिया, पोटैटो वेटर, चप्पल, रेस्टोरेंट, इतना सिंपल चीज़ों का भी अभी IPO आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें फॉर्मलाइज हो रही है, लोगों की कंजम्पशन की हैबिट्स चेंज हो रही है, लोगों को ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, भुजिया भी लोगों को ब्रांडेड चाहिए, पोटैटो वेफर भी लोगों को ब्रांडेड चाहिए, राइट, जूता चप्पल भी लोगों को ब्रांडेड चाहिए, रेस्टोरेंट भी लोगों को चेन पीना है। सो ब्रांड प्रेफरेंस, हायर पर कैपिटा इनकम और स्पेंडिंग पावर, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ब्रांडेड हो गया सब कुछ, GST की वजह से फॉर्मल हो गया। सो हम लोग की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो तब मार्केट में है ही नहीं, टैक्स तो कैसे करोगे? हमारे तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड जो है वो इंडेक्स को बढ़िया तरीके से बीट कर रहे हैं। हम लोग 3 साल पहले मिड कैप फंड लॉन्च किए, 4-5% कंपाउंडेड अल्फा, राइट। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये इतने सारे कंज्यूमर के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सब चीज़ें तो अब जाकर के स्केल हो रही है। हमारा पर कैपिटा इनकम इतना कम है, अब जाके सब स्केल हो रहा है, हम जाके ये बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे आए दिन लिस्टेड कंपनियां इंक्रीज हो रही है। अमेरिका में निखिल भाई नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर डिक्रीज। ओके, अमेरिका में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी में हो रहा है, लिस्टेड कंपनी डिक्रीज हो रही है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का कल्चर 10-15 साल पुराना है और नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है। ज़रूर 10-15 साल के बाद हमारे पास भी अमेरिका भी जैसा मूवमेंट आएगा, तब लोगों को प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। तो प्राइवेट इक्विटी और पैसिव का कॉम्बिनेशन चलेगा, लेकिन फिलहाल एक्टिव इक्विटी का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो तब हम वो चीज़ पे एजुकेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे यहाँ पे एक्टिव इक्विटी मैनेज इक्विटी में काफ़ी है। awesome। सो आज के दिन में अगर अच्छा पैसा कमाना है और जो एवरेज इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो एक्टिव विल डेफिनेटली प्ले अ रोल। सो थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर ज्वाइनिंग अस, and thank you so much for giving your valuable time today at VCare. Thank you so much to all our investors। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। That will help us in creating more videos, informative videos. Thank you so much. Nikhil Thakkar from VCare Freedom Wealth Private Limited.